नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है छत्तीसगढ़ और इंडिया का करंट अफेयर, जो कि इस वीडियो में आपको टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्लस क्वेश्चन बताने वाला हूं। यानी कि 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 16वें नंबर का प्रश्न रहेगा वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। दोस्तों ये आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, परिचारक का है, उसमें भी करंट अफेयर हैं, सीजीपीएससी है, व्यापम के अंतर्गत जितने भी पोस्ट आने वाले हैं, उन सभी में करंट अफेयर का टॉपिक रहते हैं, वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बाद में जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये जब वीडियो आते हैं तभी पढ़ लो, 1 बार 2 बार पढ़ लो, वो अच्छा रहता है। ताकि बाद में करंट अफेयर का जो टॉपिक है ना, वो आपको बाद में पढ़ने को ना मिले, क्योंकि इसी समय अगर पढ़ लोगे तो फिर बाद में काम आ जाएगा। तो फिर चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर माँ पाताल भैरवी सिद्धपीठ स्थापित है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर माँ पाताल भैरवी सिद्धपीठ स्थापित है। ऑप्शन यहाँ पर है राजनांदगांव, कोरिया, रायगढ़, कांकेर। सही जवाब क्या जाएगा? रायगढ़ रहेगा। दोस्तों कई ऐसे टॉपिक है जो कि आपको पर्यटन से संबंधित जानकारी देखने को मिलता है, तो उसको भी याद रखना, पूछ देता है ये कभी-कभी कि ये जलप्रपात है या ये शक्तिपीठ है या ये देव स्थल है, कहाँ पर है इस टाइप के। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, माँ पाताल भैरवी से सिद्ध शक्तिपीठ है, वहाँ राजनांदगांव जिले में है। इसके बारे में देखे थे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। राजनांदगांव में इस जो माँ पाताल भैरवी सिद्ध शक्तिपीठ में प्रति वर्ष शरद पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है मेला? शरद पूर्णिमा को मेला लगता है। और इस अवसर पर श्वास, दमा, अस्थमा पीड़ितों के लिए, यानी कि जो ऐसे रोगी है जिसको श्वास, अस्थमा और दमा का बीमारी रहता है, उनके लिए जड़ी बूटी युक्त खीर का प्रसाद निःशुल्क वितरण किया जाता है। हम सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, खीर का प्रसाद खाते हैं। लेकिन इसमें ऐसे जड़ी-बूटी का प्रयोग करते हैं जो कि जो श्वास संबंधित रोग हैं, उन लोगों के लिए अच्छे रहते हैं। और ये जो परंपरा है पिछले 24 वर्षों से चल रही है। ठीक है? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए पंजीकृत किसानों से धान खरीदी कब से किया जा रहा है? तो आप सभी को पता होना की चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो प्रति वर्ष जो है खरीफ विपणन फसल का खरीदी करते हैं सरकार पंजीकृत किसानों से, ठीक है? तो इस बार जो है कौन से डेट से प्रारंभ की गई है धान खरीदी बताना है। 1 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, 1 नवंबर है, 15 नवंबर है। सही जवाब आ जाएगा 1 नवंबर से रहेगा। यानी कि नवंबर महीने के पहले दिन से ही खरीदी प्रारंभ हो गई है। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट समझना, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या, आप इस चीज़ को नोट डाउन ज़रूर कर लेना, आपके आगामी एग्ज़ाम में 100% आएगा, ठीक है? पंजीकृत किसानों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? 26,23,000, यानी कि 26.23 लाख किसान पंजीकृत है, ठीक है? उसके बाद है पंजीकृत धान का रकबा, तो जो धान का रकबा है वहाँ 33,41,000, यानी कि 33.41 लाख हेक्टेयर धान का अभी रकबा है जहाँ पर बुआई किया जाता है वो, ठीक है? उपार्जन केंद्रों की जो संख्या है, यानी कि छत्तीसगढ़ में कितने उपार्जन केंद्र है जहाँ से धान का खरीदी किया जा रहा है, तो फिर ये है 2745 है, 2745 है। और अनुमानित जो लक्ष्य है वहाँ 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में घोषित T20 सीरीज का मुकाबला भारत और किस देश के साथ छत्तीसगढ़ के वीर नरसिंह सिंह स्टेडियम में खेला जाना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है कि आज जो है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब देखो यहाँ पर क्या आ गए हैं कि अभी एक हाल ही में घोषणा किया है कि जो 5 दिवसीय, इसमें क्या है, भारत और कौन से देश हैं जिसमें 5 T20 मैच खेला जाना है। तो कौन से देश है आपको बताना है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है, यहाँ पर देखते हैं दोनों देशों के बीच जो है कुल मिलाकर 5 मैचों का T20 सीरीज चलेगा, जिसके चौथा मैच 1 दिसंबर को रायपुर के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, ठीक है? इससे पहले जो है आपको यहाँ पर और जानकारी लेना चाहिए कि नया रायपुर का जो खेल स्टेडियम है, यानी कि क्रिकेट ग्राउंड है, उसकी जो क्षमता है 65,000 दर्शकों की क्षमता है।
और इसी साल जो है भारत और न्यूजीलैंड का मैच भी हुआ था। और साथ ही साथ जैसे कि आईपीएल है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट है या घरेलू मैच भी यहाँ पर निरंतर होते रहते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, देश के पहले शहीद अग्निवीर कौन बने हैं? आप इसे ना नोट डाउन जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्कर जरूर करना। क्या बोला गया है कि देश के पहले शहीद अग्निवीर कौन बने हैं? आप सभी को पता है कि अग्निवीर जो है समय समय पर जो है बढ़ता ही रहता है, जिसमें क्या है 4 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है। तो आपको ये बताना है कि पहले अग्निवीर जो कि शहीद हुए हैं उनका नाम क्या है? सही जवाब आ जाएगा गावते अक्षय लक्ष्मण। ये गावते अक्षय लक्ष्मण हैं जिनका शहीद हो गए, यानी कि वो शहीद हो गए हैं। देखते हैं 22 अक्टूबर को इंडियन आर्मी ने बताया कि लद्दाख के सियाचिन में अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण शहीद हो गए हैं। लक्ष्मण को स्वास्थ्य खराब होने पर सही वक्त पर इलाज नहीं मिला। वह लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पहले अग्निवीर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो का तरीका अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो कम से कम आप लोगों से निवेदन ये रहता है कि सब्सक्राइब जरूर कर देना। और लास्ट में जो करंट अफेयर का टॉपिक कहते हैं ना, उसको भी आप हल करके कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपका जैसे कि परिचारक का है नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसका एग्ज़ाम डेट कब होना है, क्योंकि 3 दिसंबर को जैसे रिजल्ट आएगा, कुछ दिनों के बाद सरकार बनेगी, फिर उसके बाद जो है तुरंत अनाउंस कर देगा कि इनका एग्ज़ाम इस डेट में है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 26 नवंबर जो 2023 को हो सकता है आने की संभावना है छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का, क्योंकि प्रतिवर्ष ऐसे ही आता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना है। यहाँ पर पांचवा प्रश्न क्या है कि यूनेस्को ने देश के किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है? तो यूनेस्को ने देश के ऐसे कौन से शहर है जिसे सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है? लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, ग्वालियर। आपको बताना है चारों में से। सही जवाब आ जाएगा डी नंबर, ग्वालियर रहेगा। अब ग्वालियर ही क्यों, यहाँ पर देखते हैं। यूनेस्को जो कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने संगीत सम्राट तानसेन की जन्म स्थली, तो संगीत सम्राट कौन है? तानसेन है। और इनकी जो जन्म स्थली है ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी है। ठीक है। अगला है, यूनेस्को ने देश के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया है? मैंने यहाँ पर बताया था सिटी ऑफ म्यूजिक, अब यहाँ पर क्या आ गया? सिटी ऑफ लिटरेचर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? जैसे कि कोझीकोड है, पटना है, पुणे है, चंडीगढ़ है, सही जो बचेगा कोझीकोड रहेगा। ये देखो कोझीकोड कहाँ का है? ये केरल में है, यानी कि केरल राज्य का एक शहर है कोझीकोड, और इसे ही सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। ठीक है। सातवां प्रश्न देखते हैं, भारत में जन्मी किस लेखिका को उनकी पुस्तक के लिए ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकेदमी बुक प्राइज पुरस्कार दिया गया है? प्रश्न को पहले अच्छा समझ लो, फिर इसके आंसर लगाना। ठीक है। देखो, कहने का मतलब क्या है कि भारत देश में जन्मी एक लेखिका है जिनको उनकी पुस्तक के लिए, कौन सा पुस्तक है इसके बारे में नहीं है, जो कि उनकी पुस्तक के लिए ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला गया है, यानी कि इसे दिया गया है। बताना है कौन आ जाएगा इसका आंसर? नंदिता दास रहेगा, है ना, सॉरी नंदिनी दास रहेगा। ठीक है, नंदिनी दास इसका आंसर सही रहेगा। देखे थे इंपॉर्टेंट क्या है, देखे थे इनके पुस्तक का नाम क्या है? कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिए गए हैं। और इसके साथ जो पुरस्कार दिया गया है वह 25,000 पाउंड की राशि है, और साथ ही साथ इनको जो प्रशस्ति पत्र देते हैं ना, वो भी इसको साथ में दिया गया है। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव में मतदाताओं के नाखून पर लगाया जाने वाला स्याही देश के किस शहर से लाया गया है? देखो, ये जो है प्रश्न अब एग्जाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये आठवां प्रश्न मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको इतना तो जानकारी रखना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ से हो सकता है, क्या है, ये आपको अलग से जानकारी है जो कि आपको याद रहना चाहिए। हो सकता है अगर प्रश्न आ जाए तो फिर क्या बोला गया है, जैसे कि हम सभी ने 17 नवंबर को या 7 नवंबर को मतदान किया है, उसमें हमारे जो उंगली है उसमें एक स्याही लगाते हैं, तो उस स्याही है देश के कौन से शहर से आया है, आप उसे बताना है। जैसे कि मैसूर है, ग्वालियर है, रायगढ़ है, गुवाहाटी है, सही जो बचेगा मैसूर रहेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इस चीज़ को देखो। ठीक है, 24,000
24,019 बूथ के लिए कितना है 24,019 बूथ, ये आपको याद रखना है। 24,019 बूथ के लिए 75,000 शीशियाँ मंगाई गई। लागत कितनी है 1,39,000 रुपये पड़ा है। ठीक है, और ये ऐसा है कि जिसे एक बार उंगली में लगा दो तो फिर कम से कम 72 घंटे तक यहाँ नहीं मिटता, जो कि जिससे फर्जी वोटिंग को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, अगला है गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स छत्तीसगढ़ की टीम किस स्थान पर रही है। यानी कि देखो अभी क्या हुआ है, गोवा में 37वें नेशनल खेल का आयोजन किया गया है। ठीक है, मतलब ये हो गया है। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ की जो टीम है वहाँ कौन से स्थान पर रही है आपको बताना है। जैसे 11वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, 28वें स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। सही जवाब आ जाएगा 28वें स्थान पर रहेगा। कैसे, यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो है गोल्ड की जो संख्या प्राप्त की है यानी कि हासिल किए है वहाँ 2 है, सिल्वर 2 है और ब्रांज की जो संख्या है वहाँ 16 है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को 37वें राष्ट्रीय खेल में 20 पदक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनका जो आयोजन है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर आयोजित किया गया जो कि गोवा में है। और कुल टीम कितने हैं 35 टीमों ने हिस्से लिया था। 35 टीम मतलब क्या होता है, जितने भी राज्य है वो हो गया, केंद्र शासित प्रदेश है वो हो गया, और एक है सर्विसेज यानी कि सेना की टीम ने भी यहाँ पर भाग लिया था। अगले है टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10 में छत्तीसगढ़ की टीम ने कौन से स्थान हासिल किया है। देखो हर साल क्या चलता है, इंडिया गॉट टैलेंट चलता है, ठीक है, सोनी टीवी पर। उसमें आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ की जो टीम ने हिस्सा लिया था तो कुल मिलाकर उनका जो नंबर है स्थान कौन से स्थान पर उन्होंने आया है बताना है। इसका जो जवाब आ जाएगा प्रथम स्थान हासिल किया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। भाग लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रथम स्थान आया है इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है आगामी एग्जाम के हिसाब से। देखते हैं छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ की मलखम टीम, इसको याद रखना है किस टीम ने भाग लिया था। अबूझमाड़ की मलखम टीम ने भाग लिया था जिसने इन्होंने जीत हासिल की है, वो भी प्रथम स्थान पर, इसलिए यहाँ इतिहास रचा गया है। फाइनल में कुल मिलाकर 6 टीमों ने प्रस्तुति दी है, जिसमें से पहला स्थान क्या है अपना छत्तीसगढ़ आया है, अबूझमाड़ की टीम, और इनको 20 लाख रुपए और ट्रॉफी भी दिया गया है। 11वां प्रश्न है विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किस खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किस खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा एंजेलो मैथ्यूज रहेगा। ये देखो ये जो है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के साथ मैच चल रहा था। इसका मतलब होता क्या है कि जैसे कि ये मैदान है, यहाँ से कोई खिलाड़ी पवेलियन की ओर जाता है तो इसके लिए क्या होता है कट ऑफ टाइम दिया रहता है 2 मिनट, यानी कि जो यहाँ पर बैठा हो खिलाड़ी ना 2 मिनट के अंतर्गत यहाँ पर आना है। ये हुआ क्या था, जैसे ही पहुंचा तो इसका हेलमेट जो है खराब हो गया, तो इन्होंने हेलमेट मंगाया, तो तब जो है शकीब उल हसन ने इस पर जो है मतलब आपत्ति जताई और इसे आउट दे दिया गया। लेकिन ये मुझे लगता है कि गलत तरीका है भाई, क्योंकि वो तो क्रीज में आ ही गया था, क्या मतलब उसे आउट देने का। तो इसका जो आंसर आपको याद रखना है एंजेलो मैथ्यू वो है जिन्होंने पहली बार जो है टाइम आउट का शिकार हुआ है विश्व क्रिकेट के इतिहास में। अगला है केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में सस्ता आटा बेचने के लिए किस ब्रांड नाम से बेचना शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम सभी अपने घरों में आटा उपयोग करते हैं, है ना, कोई अपने घर में गेहूं को पिसवा कर करते हैं, तो कोई आशीर्वाद का आटा खाते हैं या कोई राजेश भोग का आटा खाते हैं, तो बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। तो केंद्र सरकार ने एक तरीका निकाला है कि देश की जो जनता है उसको सस्ता दर में आटा देना है। इसके लिए इन्होंने एक ब्रांड नेम चालू किया है। तो ये ब्रांड नेम को आपको बताना है। इसका जो जवाब आ जाएगा भारत आटा। ये जो है ब्रांड नेम है भारत आटा। तो इसके लिए क्या है केंद्र सरकार ने 27 रुपया 50 पैसा किलो की दर से भारत आटा नामक ब्रांड से पूरे देश भर में बेचना प्रारंभ किया। और केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री कौन है, पीयूष गोयल ने 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, यहाँ पर देखे थे केंद्रीय भंडार नाफेड और एनएफसीसी के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम को किया है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ हुड़का हुड़की नृत्य की किस जनजाति के लोग करते हैं। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में हुड़का हुड़की नृत्य किस जनजाति के लोग करते हैं।
अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर तो जनजाति वाला प्रश्न आ गया। तो देखो जनजाति वाला प्रश्न नहीं है, ये जनजाति प्रश्न बहुत अच्छा चीज़ छुपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मुरिया है कि कमार है, बैगा है, बिंजवार है। आपको ये बताना है कि हुड़का हुड़की नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? सही जवाब आ जाएगा बैगा जनजाति के लोग करते हैं। देखें तो इसके बारे में छत्तीसगढ़ में लोगों को मतदान हेतु, है ना? छत्तीसगढ़ के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए जागरूक करने के लिए बिलासपुर के कलेक्टर कौन है? अविनाश शरण। ये सर के बारे में हम सभी कई लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छा है ना? तो अविनाश शरण जो कि कलेक्टर है, इन्होंने कोटा ब्लॉक के बैगा आदिवासियों के बीच जाकर मांदर की थाप पर इन्होंने नृत्य किया और लोगों को कहा है कि आप अपना कीमती वोट जरूर दें। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बनता है कि हुड़का हुड़की जो नृत्य है वहाँ बैगा जनजाति के लोग करते हैं। और किसने किया है? बिलासपुर के कलेक्टर ने, जो कि मतदान जागरूकता के लिए इन्होंने ऐसा कार्य किया है। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का किस नाम से नामकरण किया है? देखो, हम सभी को पता है कि भारत देश और रूस के बीच बहुत ही अच्छा संबंध है, ठीक है? तो भारत ने रूस से S-400 मंगाया था, तो उनके अलग-अलग खेप आए। तो अभी फिलहाल क्या है, रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहा है, इस वजह से थोड़ा-सा लेट हो रहा है। लेकिन आपको ये देखना है कि भारतीय जो वायुसेना है, जो S-400 लाए हैं, उनका नामकरण किया है। अब ये देखो S-400 मतलब क्या होता है? ये ना दरअसल एक मतलब गाड़ी में ही लगा रहता है और ये हवा से हवा मार करते हैं। जैसे कोई बाहर के देश से मिसाइल आ रहा है, उसको रोकने का कार्य करते हैं। तो इनका नामकरण किया है जिसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन नाम से अब इसको जाना जाएगा S-400 को। अगला है, बहुत अच्छा प्रश्न देखना कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र कहाँ पर था? तो देखो अभी जो है 7 नवंबर है, 17 नवंबर को मतदान हुआ है। अब उस मतदान में आपको बताना है कौन से ऐसे बूथ था, कौन से ऐसे गाँव के बूथ है जहाँ पर सिर्फ़ सबसे कम वोट पड़ा है, यानी कि वहाँ पर वोटरों की संख्या सबसे कम है। इसका जो आंसर आ जाएगा सेराडांड रहेगा, सेराडांड इसका आंसर सही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हूँ मैंने कि कोरिया जिले के सोनहत तहसील विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेराडांड, जहाँ पर सिर्फ 5 वोटर है, सिर्फ 5 वोटर, है ना? यहाँ पर मतदान शुरू किया और जैसे कि शुरू होते ही खत्म, क्योंकि 5 हैं। जैसे ही शुरू किया 2 मिनट के बाद खत्म और इसमें 100% मतदान होता है क्योंकि 5 ही लोग हैं, ठीक है? अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इसी मतदान केंद्र पर 2008 में सिर्फ 2 मतदाता थे और ये 2 मतदाता कौन है? हस्बैंड और वाइफ ही थे, ठीक है? उसके बाद जो है 2023 तक आते-आते इनके बच्चे हो गए, मतलब इनके जो बच्चे हुए बड़े हो गए, फिर कितना हो गए? 3 और बढ़ के कुल मिलाकर 5 हो गए। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है वहाँ सेराडांड, जो कि कोरिया जिले के सोनहत तहसील के अंतर्गत आता है, सोनहत विकासखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है? अब यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएँ। प्रश्न क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में हुए 7 नवंबर की प्रथम चरण की मतदान में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ? देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हुए हैं, 7 नवंबर और 17 नवंबर। तो आपको ये बताना है कि 7 नवंबर की प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ है, तो कुल कितने सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ है बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है 35 सीट है, 28 सीट है, 22 सीट है या 20 सीट है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।